हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बटनी राइस। मैं दिव्या कवात्रा, आप सभी की होस्ट दोस्त एंड एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और बिल्कुल सेफ हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, राइट? ओके गाइस, सो इसी मेहनत की कड़ी में एक अगली कड़ी लेक्चर नंबर 8 हम जोड़ने जा रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे एकदम नए टॉपिक पर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। सिंस हमने देखा था कि ब्रह्मांड कैसा है, सौर मंडल कैसा है, सौर मंडल में पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी और सूर्य के संबंध कैसे हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध कैसे हैं, है ना। और फिर चंद्रमा से नीचे आते आते हम पहुंचे थे हमारे वायुमंडल तक। और वायुमंडल जिसको हमने 5 परतों में स्टडी किया था, है ना। कितना? 5 परतों में स्टडी किया, पांचों परतें हमने समझी और पांचों परतों में क्या है, फिर हमारे पास आया था ऑरोरा का कॉन्सेप्ट, ऑरोरा हमने समझा। और उसके बाद हमने देखी पृथ्वी की गतियां, किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर। उसके घूमने से और क्या क्या चीजें होती हैं, उपसौर है, अपसौर है, ज्वार भाटा है ना। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी की थी और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं, अब आते हैं मेजर थ्योरी पर, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वर्तमान स्वरूप आया, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या घटनाएं हुई। और बहुत सारे हाइपोथेसिस और बहुत सारी थियोरीज हैं इससे रिलेटेड जो हमको देखनी है। और ये सारी थियरीज हम एक एक कर कर समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये विकास हुआ है। राइट, तो पृथ्वी की उत्पत्ति समझे और आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को दे देना चाहती हूँ। आपके अपने एजुकेटर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज एजुकेटर दिव्या कवात्रा, एज यू कैन सी हियर। आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले लगभग 5 साल का अनुभव जो मेरा रहा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट के साथ, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स में। 2 सब्जेक्ट्स हैं, पीएसआईआर प्लस जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोग्राफी। आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भाटिया आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। राइट, चलिए, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। और वापस आते हैं हमारे आज के कोर्स पर और आज के लेक्चर पर। लेक्चर नंबर 8 जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने नोट्स में हेडिंग डाल सकते हैं, अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन, पृथ्वी व उसका विकास। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं और एक एक करके हाइपोथेसिस, एक एक करके थियरीज देखेंगे कि किस प्रकार की थियरीज चल रही हैं और क्या थियरीज हैं, कैसे हैं, समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है और लिखने से ज़्यादा आप लोग सुनने पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कंपैरिजंस हैं, कैसे थियोरीज अलग हो रही हैं, कैसे उनको फॉर्मुलेट किया जा रहा है, किन आधारों पर जो पृथ्वी की अवधारणाएं हैं वो बन रही हैं और कैसे वर्तमान स्वरूप आ रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा कहे कॉन्सेप्चुअल भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कैच कर पाएँ। अगर कहीं पर कहीं दिक्कत आती है, कुछ रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं ही, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करें? रेडी? ओके गाइस, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी भी फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं और काफ़ी लंबा चलने वाला है ये। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर और आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी थियरीज हैं जो हमको समझनी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। ठीक है, तो ये जो उत्पत्ति हमको देखनी है, इसके लिए बहुत सारी जो परिकल्पनाएं हैं वो अलग अलग जियोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई, जो बहुत सारी अवधारणाएं देते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं, अलग अलग तौर तरीके बताते हैं। तो हम सेग्रीगेशन करते जाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या है? कास्ते द बफन की परिकल्पना। ठीक है, कौन है? कास्ते द बफन। इनकी जो परिकल्पना है सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं। ये परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संभवतः सबसे पहली तर्कपूर्ण जो परिकल्पना है मानी जाती है। ठीक है,
सबसे ज्यादा लॉजिकल का खिताब इसको दिया गया है। सबसे पहली लॉजिकल परिकल्पना जो है जिसके प्रतिपादक हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन। ठीक है, कहाँ के हैं ये? फ्रांस के। कब दी इन्होंने ये परिकल्पना? 1749 में। कब दी परिकल्पना? 1749। कौन सी परिकल्पना? कास्ते द बफन, इन्हीं के नाम पर परिकल्पना का नाम है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। विशेषता क्या है कि सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया इन्होंने। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कास्ते द बफन ने एक स्टोरी बताई हमको। जैसे हम पढ़ रहे थे कि एक नेब्यूला था, जैसे सोलर सिस्टम बना है ना, यूनिवर्स बना, नेबुला फटा, बहुत सारी जो चीजें हैं उनका निर्माण हुआ उससे, अलग अलग फोर्सेस लगकर। इसी प्रकार कास्ते द बफन कहते हैं कि बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा सूर्य के पास से होकर निकला। ठीक है, बहुत बड़ा तारा था, सूर्य भी एक तारा है ना। एक बहुत बड़ा ऐसा ही एक तारा और था जो सूर्य के बहुत पास होकर निकला। ठीक है, जिसकी वजह से हल्की सी टक्कर हो गई दोनों में। ठीक है, अब टक्कर के वजह से क्या हुआ कि जो पदार्थ अलग निकला, कहां से? सूर्य से जो पदार्थ अलग होकर निकला, उसका बड़ा सा भाग क्या है? ग्रह बन गया। और जो छोटे छोटे भाग थे वो क्या बन गया? उपग्रह बन गया। ठीक है, क्या हो रहा है? एक बड़ा सा तारा सूर्य के साथ टकरा रहा है। टकराने के बाद जो पदार्थ उससे निकल रहे हैं, जो बड़े पदार्थ थे वो तो क्या बना? ग्रह बन गए। और जो छोटे पदार्थ थे वो उपग्रह बन गए। और इस सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी और इसका समर्थन भी किया, जैसे कि बहुत जाने माने वैज्ञानिक लाप्लास हैं, रॉस हैं, लॉकियर हैं, इन सभी ने इसका समर्थन किया कि हाँ भाई, कास्ते द बफन ने जो थियोरी दी है ये सबसे ज्यादा लॉजिकल है और एकदम फिट बैठती है। बहुत सारी जो हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं, जैसे कोई थियोरी देता है तो हम कहते हैं ऐसा भी तो हुआ हो सकता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यही हुआ है ना। तो जितने भी सवाल है और उनके जवाब देखे जाएं तो लाप्लास, रॉस और लॉकियार का कहना है कि भैया ये थियोरी जो है सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा सटीक है। ठीक है, कास्ते द बफन की परिकल्पना। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है इमैनुअल कांट की परिकल्पना। ये थी 1749 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थियोरी मिल गई तो उसमें और चीजें ऐड करने की कोशिश की जाएंगी, उसको और खगोलने की कोशिश की जाएगी। तो वैसे ही कुछ कोशिश हमारे इमैनुअल कांट जी ने की। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या कहते हैं? इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना है वो हमसे क्या कहती है कि 1755 में जो एक जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर एक खोज की। जो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन ने दिया था ना लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, जिसके आधार पर क्या कहा गया? वायव्य राशि परिकल्पना। क्या कहा गया? वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और कांट के अनुसार क्या था? देखो कि ब्रह्मांड में एक अलौकिक रीति है, ब्रह्मांड में अलौकिक रीति है, उससे जो आद्य पदार्थ बनते हैं उनके कठोर कण होते हैं। यही जो पदार्थ हैं ये ठंडे होकर और ज्यादा कठोर होकर गतिहीन हो जाते हैं, आप बीच में चलना बंद कर देते हैं, एकदम ठोस बन जाते हैं। ठीक है, और धीरे 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 जब इनके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ता जाता है, ये ठोस होता जाता है, तो कालांतर में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। भाई दो स्ट्रक्चर्स बन गए, दोनों में ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो दोनों ऐसे आ जाएंगे, आएंगे तो टकराएंगे। टकराने से ताप उत्पन्न होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, और यही एनर्जी क्या है? मोशन देती है। क्या देती है? मोशन।
ठीक है, क्या करिएगा, 2 बॉल्स लीजिएगा, 2 बॉल लीजिएगा और दोनों बॉल्स को एकदम स्पीड से एक दूसरे के साथ टक्कर करवाइएगा और देखिएगा कि क्या जो बॉल्स पर प्रेशर ऐसे लग रहा था वो टक्कर के बाद ऐसे कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही बॉल टकराएंगी या तो पीछे जाएंगी या ऊपर यूं उछल जाएंगी, होगा, और उछलकर एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, कभी भी वापस चली जाएंगी। करके देखिएगा ट्राई, ऐसे टकराकर वापस, जितनी दूर का फोर्स उनको मिलता है। क्यों? एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना भी बल लगाया जाता है उसका बराबर हिसाब मिल जाता है हमको वापस, ठीक है। तो वैसे ही जब ये आधे कण बन रहे थे तब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकरा रहे थे, टकराने से ताप और ताप से मूवमेंट, मोशन, गति उत्पन्न हो गई। तो अब जब ताप के कारण इन पदार्थों में वायव्य राशि का रूप धारण कर ही लिया है, मोशन धारण कर ही लिया है, तो ये पदार्थ आपस में मिलकर क्या है, निहारिका का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही मोशन मिलता है इनको, ये इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसका रूप ले लिया? निहारिका का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और निहारिका के परिभ्रमण वेग में जब तेजी आती है, जब निहारिका और तेज घूमने लगती है तो क्या होता है, अपकेंद्र बल बढ़ने लगता है, ठीक है। 2 तरह के बल होते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ऑफ द ट्रैक एक चीज समझा देती हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। 2 तरह के बल होते हैं, उपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। उपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय में अंतर क्या है? एक तो केंद्र की तरफ लगेगा, एक केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा। अब जब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, सरफेस में उठाव आएगा। यहां पर क्या है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है ना, सॉरी, अपकेंद्रीय बल जो बढ़ने लगता है परिभ्रमण की वजह से, तो मध्यवर्ती भाग जो है वो उभरने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये उभार बढ़ेगा, उभार जो का जो पदार्थ है, वलय पदार्थ है, वो वलय के रूप में निहारिका से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है, 9 वलय निहारिका से पृथक हो गए। अब इनको क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। यही ग्रह है जिनसे क्या बना, उपग्रह बना। क्योंकि जब ग्रह के साथ भी आगे टकराव होता जाएगा तो उपग्रह बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये कांट की परिकल्पना है कि इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं जिससे चीजें अलग हो रही हैं, बाहर से किसी का आना जरूरी नहीं है। जो टकराव हो रहा है इनमें आपस में ही हो रहा है। हाँ। तो कांट की ये जो परिकल्पना है उसे कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार क्या देखा जाता है कि आकार बढ़ता जाता है तो गति घटती जाती है। तो कोणीय आवेग की स्थिति या स्थिरता जो है उसके सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है, आकार बढ़ता है और गति घटती जाती है। और जब जब गति बढ़ती है तो आकार घटता जाता है। और यही मूल आधार क्या है, भ्रमक है, जिसने कांट की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। ये जो मूल आधार इसने उठाया था कि गति के साथ साथ साइज में डिफरेंस आता है, यही गलत सिद्ध हो गया, जिसकी वजह से इसकी पूरी परिकल्पना को खारिज कर दिया गया। हाँ, क्योंकि गति बढ़ने से आप सोचो एक्सपेंशन हो रहा है। अगर निहारिका से कुछ अलग होकर जाए ही नहीं तो गति बढ़ने के साथ साथ साइज तो बढ़ गया ना। छोटा तो वो तब होगा जब उससे अलग कुछ होगा। अगर मानो साइज बड़ा होता रहा और अलग कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जो गति और साइज का कोरिलेशन था, ये कॉन्सेप्ट, ये परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी परिकल्पना खारिज कर दी गई। चलिए
तो ये थी इमैनुअल कैंट की परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना पर आते हैं, पृथ्वी से संबंधित तीसरी परिकल्पना पर आते हैं, जो कि क्या है, लॉकियर परिकल्पना। लॉकियर कह लो, लॉकियर कह लो, ठीक है। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, नॉर्मन लॉकियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सौर मंडल है, ठीक है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? बहुत छोटी छोटी उल्काओं से हुई है। उल्का पिंड याद है? इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट और टर्म्स पहले पढ़ी थी ताकि आप रिलेट कर पाए। उल्का पिंड जो है, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स जो हमने देखे थे, ये कहते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति छोटी छोटी उल्काओं से हुई है। लॉकियर कहते हैं कि पहले दो विशालकाय तारे थे जो आपस में टकराए। दो बहुत बड़े तारे थे जो आपस में टकराए, इससे वो टूटकर एकदम बिखर गए, बिल्कुल बिखर गए, और आपसी घर्षण से बहुत ज्यादा टेम्परेचर और लाइट जो थी इन्होंने क्रिएट कर दी। इतना ज्यादा ताप हो जाने की वजह से जो अधिकतर टुकड़े थे वो तो पिघल गए और द्रव बन गए, कुछ वायव्य रूप में परिणत हो गए, बादल की भांति आकाश में उड़ने लगे, गैसेस बन गए। कुछ जो थे आकर्षण की गति के प्रभाव से बहुत बड़े वायव्य महापिंड का आविर्भाव हुआ, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, सर्पिल निहारिका का नाम दिया, ठीक है। किसका नाम दिया? सर्पिल निहारिका का, जिसमें से धीरे धीरे करके 9 भाग जो हैं वो अलग हुए, जो सौरमंडल के 9 ग्रहों के रूप में बने, जो कि क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब जब तक इन्होंने चक्कर लगाया, ऑर्बिट बनाया, सारा प्रोसेस हुआ, तब तक ये आपस में टकराते रहे। जब तक इनका ऑर्बिट फिक्स नहीं हो गया, इनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल गया, सिस्टम एडजस्ट नहीं हुआ, तब तक ये आपस में टकरा रहे थे। और इन पिंड के आपस में टकराने की वजह से जो इनमें असली पिंड, मतलब जो मेजर पिंड था वो सूर्य था, और छोटे खंड जो थे वो ग्रह बन गए, और ग्रह के टकराने से आगे उपग्रह बन गए। तो ये थियरी किससे उत्पत्ति बताती है? उल्का पिंड से उत्पत्ति बताती है, दो विशालकाय तारों के टकराने से। नेक्स्ट परिकल्पना पर आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी जो चीज है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट परिकल्पना पर आते हैं। नेक्स्ट परिकल्पना हमारी क्या है? जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना, थोड़ा सा नाम समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये चीज आपको रियलाइज होगी, ठीक है। तो समझिएगा क्या है कि जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय, इस पर फोकस करिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्वार की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ज्वार का क्या रोल है। तो ये बहुत रिसेंट ही मॉडर्न टाइम्स की जो परिकल्पना है वो है 1919 की, जिसमें जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी। और इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि आदिकालीन जो सूर्य गैस का एक जो विशाल मेजर पिंड था, ठीक है, ये एक्चुअली कुछ नहीं, एक बहुत विशाल का एक तारा था जो घूमे जा रहा था, और एक तरफ हमारा सूर्य था। अब वो जो दूसरा तारा था बड़ा सारा, वो घूमते घूमते सूर्य के पास आया, और तारे के आकर्षण से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ, ठीक है। ज्वार यानी कि एक टाइड उत्पन्न हो रही है। अब जैसे जैसे वो जो बड़ा तारा है वो सूर्य के और पास में आ रहा है, तो ज्वार हमारा और बड़ा होता जा रहा है। और जब तारा सूर्य के बिल्कुल पास में आ गया, तो सूर्य से जो उभरा हुआ ज्वारीय भाग था एक लंबे सिगार के रूप में अलग हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिएगा। ये खींचता गया और खींचता गया, जैसे जैसे ग्रेविटेशन पुल बढ़ रहा था और खींचता गया, और इस तरह की इसने शेप ले ली, सिगार जैसी शेप में आ गया। अब क्या है, लंबे सिगार के रूप में अलग तो हो गया और तारे की ओर आकर्षित भी होने लगा, लेकिन तारे के दूर निकल जाने से आकर्षण शक्ति खत्म हो गई, ठीक है। तो अब वो सूर्य के पास ही रहा और उसी के चतुर्दिक चक्र लगाने लगा, ठीक है। और बाद में इस ज्वारीय पिंड से 9 टुकड़े होकर और कुछ छोटे छोटे टुकड़े होकर उपग्रह बने। अब क्या है,
इनके अनुसार सूर्य एक गर्म तथा प्रकाशमय तारा है। क्या कहते हैं कि सूर्य कैसा है? गर्म और प्रकाशमय तारा है जिसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। अब जो तारा था जिसने इनको खींचकर बाहर निकाला था सिगार की शेप में, वो तो क्रॉस करके निकल गया ना, वो यहां थोड़ी ना रुकेगा, वो तो आ रहा था, आया, पास में आया, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो क्रॉस करके निकल गया। जैसे जैसे वो दूर गया उसका गुरुत्वाकर्षण बल तो खत्म हो गया। अब जो बल लग रहा है वो किसका लग रहा है? हमारे सन का, जो कि बहुत ज्यादा एनलाइटेंड है, बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पावर रखता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो एक पिंड था उससे 9 पिंड बने और सबके सब यहाँ पर घूमने लगे और ठंडा हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है, तो सिकुड़ेगा तो ये क्या है, धीरे 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 गोल शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब टुकड़े होंगे ग्रह से। सिमिलरली जब कुछ भी ग्रेविटेशन पुल होगा तो टुकड़े बन जाएंगे ग्रह के, जो किसका रूप ले लेंगे? उपग्रह का। यह है परिकल्पना जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय उत्पत्ति से जो बनी। हाँ, अब क्या होता है कि हमारे पास एक सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत आता है नेक्स्ट हमारे पास? जेम्स जीन्स ज्वारीय समझ में आया ना। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है हमारे पास? महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, सिर्फ पृथ्वी की नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है और उसका नवीनतम सिद्धांत है, जो ये कहता है कि 15 अरब साल पहले कॉस्मिक पदार्थ जो है संपीड़ित अवस्था में थे, एकदम ऐसे टाइट अवस्था में थे जिसमें एकदम से विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के फलस्वरूप आकाश गंगाएं बनी और आकाश गंगाएं में तारे और तारों से ग्रह और ग्रह से उपग्रह। इस तरह से वो सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लोजन से, विस्फोट होने से विखंडित होता गया और ये था महाविस्फोट सिद्धांत। तो इसी तरह जैसे ब्रह्मांड बना वैसे ही तारे बने, तारे से ग्रह बने, ग्रह से उपग्रह बने। तो ये भी एक थियोरी हम ग्रह जब बाकी ग्रहों पर लग रही है तो पृथ्वी के लिए भी काउंट कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो स्पेसिफिकली पृथ्वी पर स्टडी नहीं कर रही है, महाविस्फोट सिद्धांत पृथ्वी के लिए स्पेसिफिक सिद्धांत नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात करता है। लेकिन जब बाकी ग्रहों पर अप्लाई हो रहा है तो पृथ्वी पर भी अप्लाई हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत भी इस पर काम कर सकता है। तो ये तो कुछ सिद्धांत थे जो हमने देखे, किस तरह की परिकल्पनाएं हैं, किस तरह के सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति हमको समझाते हैं कैसे कैसे हुई। एग्जैक्टली। अब क्या है, आप कहेंगे इतने सारे सिद्धांत है, कौन सा सही है, क्या माने, किसको सच माने, कौन सा गलत है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो ऐसा है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, हम उसका जो अस्तित्व है वो कैसे खोज सकते हैं? बहुत सारी तकनीक से। अब जितनी तकनीक हमारे पास है उतने से हमने ये सिद्धांत निकाल लिए। अब जो आगे और तकनीक उत्पन्न होगी तो शायद उसे और समझ सके हम, कुछ और समझ पाएंगे तो शायद एक वन फाइनल आंसर पर भी पहुंच जाए। लेकिन अभी के लिए हमारे पास वन फाइनल थियरी कोई सी भी नहीं है। अनुमान है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उनके एनालिसिस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई एग्जैक्ट थियरी नहीं है। तो ये कुछ सिद्धांत है। बात करते हैं उत्पत्ति और जो विकास है उसकी पूरी कहानी कैसे चलती है। ठीक है, तो पूरी कहानी कुछ यूं है कि एक घर के सरताज थे हमारे सूर्य बाबा। ये परिवार जो है बहुत सारे अनेक सदस्यों में से बटा हुआ था। अब उन्हीं में से एक सदस्य हमारे पृथ्वी भी है, बिल्कुल अनोखा। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। अब उत्पत्ति का प्रश्न है तो कोई निश्चित रूप से हमने कह नहीं सकते कि भैया इस तरह से उत्पन्न हुई थी, ये काम हुआ था। जो अभी तक के लिए सबसे ज्यादा मान्य परिकल्पना है वो कौन सी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे के निर्माण के फलस्वरूप हुई है। ठीक है, सूर्य से उचित दूरी पर स्थित था, उचित द्रव्यमान, और परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर सौर मंडल बन गया। मतलब सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह बन गया जिस पर जीवन संभव हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी और शुक्र ग्रहों का आकार लगभग कितना होता है? बराबर होता है। इसलिए क्या है, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह।
ट्विन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और जो आसपास के ग्रह हैं जैसे वीनस है, उसके बाद मार्स है, मर्करी है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती जाती हैं। ठीक है, और जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किसका है? हमारी पृथ्वी का है। तो अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो हमें ये कैसी नीले रंग की दिखाई देती है? हमने देखा था नीला ग्रह कहा जाता है इसको। पृथ्वी के सबसे करीबी तारा जो है सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने हैं उसको कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सूर्य के बाद जो पृथ्वी के पास सबसे करीबी तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब क्या है कि जो थियरीज हैं उनको समझने के लिए हमको ये इतना बेसिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि परिकल्पनाएं क्या हैं, किस तरह से बनी हैं। चलिए, तो ये जो परिकल्पनाएं थी इसको आपको क्या करना है, मैं अभी आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इन परिकल्पनाओं का वीडियो फॉर्मेट देखना है जो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है, इन द वीडियो फॉर्मेट दिखाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार के लिए खुद से सर्च करना है एक एक परिकल्पना को और देखना है कि किस तरह से नेबुला फट रहा है या किस तरह से जो टाइडल बल्ज है वो आ रहा है जिससे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। कोशिश करना ढूंढने की, चेक करने की, समझने की। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आप देखेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बता रही, आई नो बहुत छोटी क्लास है, लेकिन ये जो थियोरीज हैं इसके साथ साथ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, बाकी का जो आधे घंटे का समय आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्लास के बाद का, उसमें आपको ये वीडियो फॉर्मेट्स देखने में लगाना है। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा आपको एक साथ नहीं बताऊंगी। सारी जो थियरीज है उनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप उनको सेग्रीगेट करें, समझें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देन, होमवर्क याद रखिएगा। और अभी हम यही समापन करते हैं। कल की क्लास में हम क्या है 1.5 आवर्स पढ़ने वाले हैं। 1.5 आवर्स पढ़ के हम लोग इसको सारा कवर करेंगे विद वीडियोस। ठीक है, एग्जैक्टली। चलिए, तो होमवर्क में लग जाइए सभी लोग, जल्दी से होमवर्क में लग जाइए। आई रियली होप आपको सारी थियरीज एक बार के लिए समझ में आ गई हैं। अब वीडियोस देख लेंगे तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, और कल हम आपको फिर से सारी वीडियोस ज़रूर दिखा देंगे ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकें कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इजाज़त दें हमें, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताते रहें, और बने रहिए इसकी ऐप पर जाकर कोर्स को एक्सेस ज़रूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए होमवर्क ज़रूर कर लें सभी लोग। और फिर हम देखेंगे वीडियोस की किस तरह से ये हाइपोथेसिस जो है वो चली, और क्या फॉर्मेट्स हैं उनके, जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं वीडियोस और GIFs की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो समझते आए हैं, उसी तरह इसको भी समझेंगे और बहुत ही आनंद से, बहुत ही मज़े से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए टेक केयर।